हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष और आप देख रहे हैं आईएएस अकेडमी जेईई। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम के बारे में। आज के इस लेक्चर में मैं पहले बायनोमियल थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो अब हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट को उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा फिजिक्स क्रैश कोर्स कॉमेड के लिए बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। कल 5 अगस्त को स्टार्ट हुआ है और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ सारे स्टेप्स बता दिए हैं कैसे कैसे ज्वाइन करना है। जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसा चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल दे रखे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए, ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स हमारा हो चुका है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। हमारा आज के लेक्चर में होने वाला है बायनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो द बायनोमियल थ्योरम इज द मेथड ऑफ एक्सपैंडिंग एन एक्सप्रेशन व्हिच हैज बीन रेज्ड टू एनी फाइनाइट पावर। तो बायनोमियल थ्योरम ये होता है, जो कि बायनोमियल थ्योरम एक मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं बाय एनी फाइनाइट पावर। ठीक है, कोई एक फाइनाइट पावर दिया गया है, उसके हिसाब से हम किसी भी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं, उसको बायनोमियल थ्योरम मेथड बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पे है कि अ बायनोमियल थ्योरम इज अ पावरफुल टूल ऑफ एक्सपेंशन विच हैज एप्लीकेशन इन अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा। तो बायनोमियल थ्योरम का ये जो है एक्सपेंशन का आपको इसका एप्लीकेशन जो है बहुत सारे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में, जैसे कि हो गया आपको अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, फिर आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा पिछले लेक्चर में, उसमें भी आपको इसका एप्लीकेशन है। पहले हम सीखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट्स। बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का प्रॉपर्टीज हम सीखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था कि हमने जो परम्यूटेशन जो हमने पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था एनसीआर। ठीक है, उसी का देखिए वही चीज़ यहाँ पे भी आपको आता है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। तो देखिए इसका एप्लीकेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी है। तो ये जो है ये चैप्टर जो है इसका एप्लीकेशन आपको बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेगा, अलजेब्रा में, पर फिर आपको हो गया पॉलिनोमियल में, प्रोबेबिलिटी में, ये सब में आपको इसका एप्लीकेशन मिलता है। अब देखिए इसका प्रॉपर्टीज कुछ कुछ है, उसको ध्यान में आपको रखना पड़ता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपको पहला कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी वाई होता है। और अगर ऐसा रहेगा तो एक्स इज इक्वल टू वाई होगा, या फिर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाता है एन। हमारा समझ में आया? देखो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर होता है, एन सी आर प्लस एन बाई एन सी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन होता है। एन सी आर इज इक्वल टू एन सी वाई अगर रहेगा तो वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और या फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है। समझ में आया? यहाँ पे एन सी आर नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होगा। ठीक, सो ध्यान देना एक्स होगा यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम क्या बोलता है भाई, कुछ एक्सपेंशन है उसका, कैसे बायनोमियल थ्योरम में कैसे एक्सपेंड किया जाता है। तो मान लीजिए एक हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई टू द पावर एन, तो उसको एक्सपेंड करने के लिए बायनोमियल थ्योरम बोला जाता है कि एन से 0 होगा, एक्स टू द पावर एन माइनस 0 होगा, इंटू वाई टू द पावर 0 होगा। फिर जो आर जो होगा, आर का जो वैल्यू होगा 1, वो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीरीज में एक्सपेंशन में। और जो एक्स का जो पावर होगा वो घटते जाएगा, और वाई का जो पावर होगा मतलब सेकंड टर्म का जो पावर होगा वो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम बढ़ेंगे एक्सपेंशन में। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है सिग्मा आर टू 0 टू एन। ठीक है, आर इज इक्वल टू 0 टू एन, और एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर एट आर। इसको आप डायरेक्ट ये भी समझ सकते हैं, सर सबका एडिशन होता है तो आप डायरेक्ट इसको ये भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स टू द पावर एक्स प्लस वाई टू द पावर एन, तो इसको एक्सपैंड करने के लिए हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू 0 से एन। ठीक है, एन सी आर, ठीक है, आर यहाँ पर लेना है, और एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। समझ में आया? मतलब आर का जो वैल्यू होगा वो माइनस करेंगे एक्स टू द पावर में से, और वाई का जो वैल्यू होगा उसमें डायरेक्ट हम लिख देंगे पावर आर का वैल्यू। ठीक है, विथ एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। वो पता है वैल्यू इसका फॉर्मूला कि एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल टू आर फैक्टोरियल। ठीक है, एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 एन सी एन आर कॉल्ड बायनोमियल कोएफिशिएंट्स बोला जाता है। एन सी 0 एन सी 1 टू एन सी एन जो होता है इसको हमें बोला जाता है बायनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, बायनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलता है बायनोमियल कोएफिशिएंट। और एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल टू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पे आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है बट लेस देन इक्वल टू एन होता है।
समझ में? चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन आएगा एग्जाम में, अगर आप कोई जैसे कॉमेंट के दे रहे हैं, जेईई मेंस दे रहे हैं या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें इस एक्सपेंशन से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। कुछ आपको एक्स और वाई का वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि इसका एक्सपेंशन बताओ, तो डायरेक्ट अगर आप एक्सपेंशन रखेंगे, एक्सपेंशन याद रखेंगे तो आपको डायरेक्ट आप वहाँ लिख सकते हैं ना, तो इसलिए याद रखो। और कॉमेंट के में क्या होता है कि डायरेक्ट यही जो फार्मूला होता है वो पूछ दिया जाता है बहुत बार। जैसे मैंने दिया था तो उस टाइम ऐसा क्वेश्चन था 2 दिन, तो उसमें ऐसे पूछ दिया जाता है डायरेक्ट कि इस एक्सपेंशन का वैल्यू बताओ। तो अगर आप इन 4-5 एक्सपेंशन को अगर आप याद रखते हैं तो आपको कभी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से, ऑन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बायनोमियल थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सबसे पहला है कि x प्लस वाई टू द पावर n, मैंने बताया कि इसका सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r होता है। अगर x माइनस वाई टू द पावर n रहेगा तो सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n NCR x टू द पावर n माइनस r वही रह जाएगा, बट y के जगह पे माइनस वाई टू द पावर r आ जाएगा। समझ में आया? देखो x प्लस वाई रहेगा तो NCR x टू द पावर n माइनस r y r हो जाएगा, ठीक है। और x माइनस वाई रहेगा तो r इज इक्वल टू 0 टू n होगा और NCR x टू द पावर n माइनस r माइनस वाई टू द पावर r हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई टू द पावर n अगर रहेगा और प्लस x टू द पावर x प्लस x माइनस वाई टू द पावर n रहेगा, मतलब दोनों का एडिशन रहेगा, तो 2 इंटू NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0, ठीक है। और एक छोड़ के फिर ऐड करते जाना, जैसे कि देखिए यहाँ पे NC0 होगा, उसके बाद NC1 हमने छोड़ दिया, NC2 लिया, NC3 छोड़ दिया, NC4 लिया, ऐसे हो जाएगा। अगर माइनस में रहेगा तो ऑड टर्म्स को लेना है, ठीक है। अगर प्लस में था तो हमने इवन टर्म्स को लिया, अगर ऑड माइनस में रहेगा बीच में दोनों में तो आपको ऑड टर्म लेना है, मतलब NC1 NC3 NC5 NC7 NC9, ठीक है, NC11 ऐसा करके लेना है आपको। तो समझ में आया? यहाँ पे जो है आपको इवन लेना है और यहाँ पे आपको ऑड लेना है, तो ये ध्यान में रखना। तो ये 4-5 जो है 4 एक्सपेंशन जो है आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। कुछ और एक्सपेंशन है हमारे पास, 1 प्लस एक्स टू द पावर n रहेगा तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n NCR x टू द पावर r। समझ में आया? ठीक है। अगर 1 माइनस रहेगा तो -1 टू द पावर n r हो जाएगा इंटू NCR x टू द पावर r हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों का प्लस रहेगा तो फिर वही 2 इवन टर्म्स हम ले लेंगे, दोनों का माइनस रहेगा फिर वही हम 2 इंटू नॉन इवन टर्म्स मतलब ऑड टर्म्स ले लेंगे। सो मैं तो उसी तरह से सिमिलर है, x y की जगह पे हमने x रख दिया, x की जगह पे 1 रख दिया, तो उस तरह से ये सिमिलर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टर्म्स इन बायनोमियल एक्सपेंशन। बायनोमियल एक्सपेंशन में कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि जनरल टर्म होता है, मिडिल टर्म होता है, इंडिपेंडेंट टर्म होता है, तो इन टर्म्स के बारे में हमें सीखना है अब, ठीक है। 3 तरह के टर्म्स हम बायनोमियल, जैसे कोई एक्सपेंशन हमने किया बायनोमियल एक्सपेंशन से तो उसमें 3 तरह के टर्म्स हो सकते हैं, या तो एक जनरल टर्म हो सकता है, या तो एक मिडिल टर्म हो सकता है और एक इंडिपेंडेंट टर्म हो सकता है। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जनरल टर्म मतलब कोई सा भी एक टर्म हमने ले लिया एक्सपेंशन से। मिडिल टर्म मतलब कोई एक जिससे एक्सपेंशन है उसका कोई एक टर्म जो कि मिडिल में आ रहा है, ठीक है, वो मिडिल टर्म हो गया हमारा। इंडिपेंडेंट टर्म मतलब कि एक ऐसा टर्म एक्सपेंशन का जो कि दूसरे से किसी भी एक दूसरे टर्म से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खुद का एक टर्म है। तो इन टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल टर्म के बारे में। तो हमारा एक्सपेंशन है एक x प्लस वाई टू द पावर n, तो इसका एक्सपेंशन होता है सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर n r। जिसका जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला, इसको याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इसका क्वेश्चन एप्लीकेशन बहुत सारा होता है इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे सीक्वेंस सीरीज होता है उसमें जैसे होता है नंबर n टर्म निकालने के लिए, तो उसी तरह से इसमें जनरल टर्म बोला जाता है, तो इस सबसे इंपॉर्टेंट है इसे, तो इसको याद रखना है। जनरल टर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन जिसको हम मानते हैं TR प्लस 1। जैसे मान लीजिए आपको बोला है कि 2th का निकालो, थर्ड टर्म निकालो बायनोमियल एक्सपेंशन में, तो वहाँ R की जगह पे 2 ले लेना, ठीक है, R की जगह पे 2 लेना और प्लस 1 रख देना, तो वो थर्ड टर्म हो जाएगा, ठीक है, T3 हो जाएगा। तो n की जगह पे मतलब जो एक्सपेंशन रहेगा जितना वहाँ पे n का वैल्यू रहेगा वो रख देगा, और उसके बाद C और R की जगह पे 2 रख देना, फिर x टू द पावर n माइनस 2 और y टू द पावर 2। तो ये जनरल टर्म होता है। जनरल टर्म फॉर्मूला क्या हुआ भाई, तो TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r। तो ये चीज़ याद रखना।
बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल टर्म बोला गया, जनरल टर्म इज वन इन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज एन सी आर एक्स टू द पावर आर, ठीक है। अगर 1 प्लस एक्स टाइप का रहेगा तो उसमें जनरल टर्म हो जाएगा एन सी आर एक्स टू द पावर आर, ठीक है। उसके बाद एन और आर का वैल्यू रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन एक्स टू द पावर वाई एक्स प्लस वाई टू द पावर एन देन द आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज, ठीक है। बोला जाए एंड से निकालो, एक कोई जनरल टर्म हो गया, ठीक है। अब जो है अब बोला जाएगा कि एंड से निकालो, और स्टार्टिंग से तो आपने सीख लिया कि जनरल टर्म स्टार्टिंग से कैसे निकलता है भाई। तो टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। अब सीखते हैं हम लास्ट से कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कोई एक्सपेंशन दिया गया, उसके लास्ट टर्म से कोई एक जनरल टर्म निकालना है, पीछे से निकालना है। तो पीछे से निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म इज द फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। हमने बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या रखा है, टी आर प्लस 1, तो इसका मतलब हो गया n माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अब उसकी जगह आर पे जगह पे आर प्लस 1 की जगह पे रखना है क्या, n माइनस आर प्लस टूथ, तो इसका मतलब हो जाएगा n माइनस आर माइनस प्लस 1, ठीक है। तो ये टर्म हो जाएगा, आपको समझ में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो फ्रॉम एंड बोला जाएगा तो जनरल टर्म हो जाएगा n माइनस आर प्लस टूवर्ड्स टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके आप उसको बाद फिर इसको बैठा देना जनरल टर्म का फॉर्मूला में, आपको इसलिए आ जाएगा। और 1 प्लस एक्स रहेगा तो एन सी आर एक्स टू द पावर आर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद में रखना। मिडिल टर्म का फॉर्मूला भी याद करते हैं। देखिए मिडिल टर्म का बारे में आगे बात करिएगा, दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक होता है कि हमारा जो सीरीज़ है उसमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन नंबर है, ठीक है, जिससे n जो है वो हमारा इवन है। और एक हो सकता है कि n जो है वो ऑड है, ठीक, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है उस एक्सपेंशन में। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा उस एक्सपेंशन में तो उसका वैल्यू जो होगा मिडिल टर्म का टी एन प्लस 2 बाई प्लस 1, मतलब कि जो मिडिल टर्म होगा इसका मतलब मिडिल टर्म हुआ हमारा। तो जो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी एन बाई 2 एक्स टू द पावर एन बाई 2 वाई टू द पावर 1 एन बाई 2। समझ में आया। देखिए मिडिल टर्म मतलब एन बाई 2, मतलब हमें बीच का टर्म निकालना है। तो टी एन बाई 2 प्लस 1 सा क्या हो जाएगा, एन सी एन बाई 2 एक्स टू द पावर एन बाई 2 वाई टू द पावर एन बाई 2 इफ एन इज इवन, तभी होगा ये। वरना अगर इवन अगर ये एन ऑड होता है तो उसका दो केस हो सकता है, दो तरह के मिड टर्म हो सकते हैं उसमें, है ना। जैसे कोई ऑड, जैसे 7 है, 7 टर्म्स हमारे पास, तो उसमें कोई एक टर्म नहीं हो सकता है, कोई एक टर्म मिडिल टर्म नहीं हो सकता, उसमें दो हो सकता है। कैसे हो सकता है दो भाई, तो जैसे हम मान लीजिए 7 है हमारे पास, उसमें से जैसे 7 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है तो हमने 2 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, फिर हमारे पास 2 इधर, 2 ये दोनों छोड़ कर ये, ठीक है, 3 3 6 1 7 हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जो हो गया मिडिल टर्म हो गया। तो वैसे ही आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप 3 इधर ले लिए, 3 इधर ले लिए, ठीक है। अब इसमें तो ऐसा हो गया, जैसे 8 ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 4 4 पे आप नहीं तोड़ सकते इसको, ठीक है, 4 3 हो जाएगा, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा और ये 3 ले लेंगे और इन दोनों जो है मिडिल टर्म हो जाएगा इसका। समझ में, इसी को बोला गया व्हेन इज ऑड, व्हेन एन इज ऑड, ठीक है। जब ऑड रहेगा तो दो तरह के मिडिल टर्म हो सकते हैं। तो हमारे पास है टी एन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 टर्म पहला, और दूसरा आ जाएगा टी एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, मतलब एक पहले एक बाद वाला। तो जिसे अगर फर्स्ट बोला जाएगा तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा एन सी एन माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई 2 इंटू वाई टू द पावर एन माइनस 1 बाई 2, ठीक है। वही अगर टी एन प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बोला जाएगा, उसका टर्म निकालना है, तो एन सी एन प्लस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 बाई 2 और वाई टू द पावर एन प्लस 1 बाई 2। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब इवन रहेगा तो क्या होगा, ऑड रहेगा तो क्या होगा। तो इवन में तो डायरेक्ट एक टर्म निकल जाएगा, ऑड में सिर्फ एक टर्म, इसमें 2 टर्म निकल जाएगा, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट हम सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या सीखना है आपको कि जैसे कोई एक एक्सपेंशन रहेगा जो कि इस वे में रहेगा कि NC0 NC1 NC2 NCn तक रहेगा, ठीक है, मतलब 1 2 0 1 2 3 4 5 6 n तक मतलब रहेगा डायरेक्ट ऐसे। तो उसका जो वैल्यू होता है वो 2 टू द पावर n रख देना, उसका वैल्यू हो जाएगा। अगर माइनस में रहेगा रिस्पेक्टिव सब्सिक्वेंट माइनस और प्लस में रहेगा, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 ऐसा करके रहेगा -1 टू द पावर n NCn, उसका वैल्यू होता है 0। और अगर जो है इवन ऑड टर्म को छोड़ के इवन टर्म सिर्फ अगर हम लेते हैं, ठीक है, और वो जो होता है इक्वल ऑड टर्म्स के बराबर होता है और उसका वैल्यू होता है 2 टू द पावर n-1। समझ में आया। तो ये भी आपको याद रखना, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको पूछ दिया जाता है कि बताओ कि कमेंट के में डायरेक्ट पूछा जाएगा ये कि बताओ कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn का वैल्यू क्या होता है, तो 2 टू द पावर n डायरेक्ट मार देना। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाएगा आपको ये पूछा जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, कमेंट के में डायरेक्ट पूछा जाता है इसको। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, याद रखना।
अब सीखते हैं हम लोग मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में भाई, कि मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है। इसका देखिए, इसका डायरेक्ट नहीं पूछा था, इसका एप्लीकेशन होता है, क्वेश्चन बनाने में एप्लीकेशन होता है इसका। तो देखिए, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब जो हमने नंबर ऑफ टर्म्स लिया है वो डायरेक्ट नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो x1 प्लस x2 प्लस xk टू द पावर n इज इक्वल टू सिग्मा r1 प्लस r2 प्लस rn इज इक्वल टू n, ठीक है, n फैक्टोरियल r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल rk फैक्टोरियल into x1 up to the power r1 x2 to the power r2 into x to the power xk to the power rk, ठीक है, where r1 r2 rk are all नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। r1 r2 rk जो है वो सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर नेगेटिव होंगे तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। और इसका वैल्यू आपने देख लिया, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और इसका जनरल टर्म मुझे क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस टू द पावर 2xk टू द पावर n का जनरल टर्म हो जाएगा एक्सपेंशन में n फैक्टोरियल बाई r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल इंटू rk फैक्टोरियल इंटू x1 टू द पावर r1 x टू द पावर r2 इंटू x टू द पावर xk टू द पावर rk, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, n प्लस के माइनस वन सी एन, या फिर n प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन लिख सकते हैं आप। सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग ऑल द एक्सेस इक्वल टू 1 एंड इज k टू द पावर n। सभी कोएफिशिएंट का सम हमारा वैल्यू होता है इस एक्सपेंशन का k टू द पावर n। तो इस चीज़ को भी याद रखना। प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट, जनरल एक्सपेंशन, सम जनरल एक्सपेंशन ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट और मल्टीनोमियल थ्योरम, ये तीन चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद में रखना, ठीक है, याद रखना, दिमाग में रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और मल्टीनोमियल थ्योरम का जो है एप्लीकेशन होता है क्वेश्चन में, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमारे यहाँ पे थ्योरी खत्म होता है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट जो है वो क्लियर हो जाए कि कैसे कौन सा क्वेश्चन हम सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि इफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 19 CP इज ए, ठीक है, 20 CQ इज बी, एनसीआर फॉर्म में दिया गया है हमारा, एंड 21 CR इज सी, देन रिलेशन बिटवीन ABC निकालना है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपका प्रॉपर्टी लगाना है, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी बताया कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है, n प्लस वन NCR, देखिए NCR प्लस NCR प्लस वन क्या होता है, n प्लस वन CR प्लस वन, ठीक है, तो उसका वैल्यू आपने लिख दिया। फिर NCR इज इक्वल टू NCX इज इक्वल टू NCY रहेगा, तो x इज इक्वल टू वाई, फिर x इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो इसी का हम लोग इसमें एप्लीकेशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन देखिए आपको समझ में आया कि एप्लीकेशन करना है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ईजी है। चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, बट ऐसा हार्ड नहीं, कुछ प्रॉपर्टी याद रखिएगा, एक्सपेंशन याद रखिएगा, तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है कि 19 CP जो है हमारा A है, 20 CQ जो दिया गया है वो हमारा B है, और 21 CR जो दिया गया है हमारा C है। तो हमारे ABC में रिलेशन निकालना है। देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है इन सभी का, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। अब क्या हम जानते हैं कि वी नो दैट NCR इज मैक्सिमम कब होगा, एट मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म पे मैक्सिमम होता है ना, होता है मिडिल टर्म में मैक्सिमम, क्योंकि मिडिल टर्म के पहले और मिडिल टर्म के बाद, मिडिल टर्म के पहले तो छोटा होता है और मिडिल टर्म के बाद तो घटते जाता है ना, तो सबसे मैक्सिमम जो होता है वो हमारा मिडिल टर्म पे होता है। तो हमारा ए जो है क्या दिया गया है, 19 CP दिया गया है, ठीक है, 19 CP, जिसको हम लिख सकते हैं 19C10 या फिर 19C9, ठीक है, 19C9। हम लोग ये दो इसमें हो सकता है मिडिल टर्म, ठीक है। अब बी जो दिया गया हमारा वो दिया गया है 20CQ, तो इसको हम लिख सकते हैं 20C10 मिडिल टर्म। अब जो हमारा दिया गया है यहाँ पे कि C है, क्योंकि यहाँ पे जो है n है ऑड है, तो उसके लिए हमें 2 टर्म हो गया मिडिल टर्म, और यहाँ पे इवन है तो हमारे 1 टर्म हो गया। अब यहाँ दिया गया है कि 21 से 6, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 21C, एक और कौन सा हो सकता है 10, ठीक है, 10 हो सकता है, इसका वैल्यू हो जाएगा 21C11। 21C क्या दिया गया यहाँ पे, Q दिया गया ना, 21CR दिया गया है हमारा, तो इसका हो जाता है 21C10 हो सकता है या फिर 21C11 हो सकता है। समझ में आया। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, अब लिख सकते हैं यहाँ से A बाई 19C9 इज इक्वल टू B बाई 20/10 इंटू 19C9 इज इक्वल टू C बाई 21/11 इंटू 20/10 इंटू 19C9।
कैसे, तो एनसीआर का मैंने तोड़ दिया, उस वे में लिख दिया। तो ए जो है हमारा 19C9 भी हो सकता है, बी जो है 20C10 हो सकता है, और सी जो है 21C11 हो सकता है। तो ए बाय 19C9 हम लिख दिया, और बी जो है वो 20C10 है। तो 20/10 हम यहाँ लिख सकते हैं। 20/10 जब एनसीआर के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे उसके बाद हमारा क्या बच जाएगा, 19C9 बच जाएगा हमारे पास। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। सी को जब हम तोड़ेंगे तो सी बाय 21C11 होगा, तो 21C11 का सी आर एनसीआर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो वो आपको बच जाएगा 21/11 और 20/10 और 19C9। उसमें से आप 19C9 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारा A/1 इजिकल टू B/2 इजिकल टू C/42/11। ठीक है, 42/11। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं A/11 इजिकल टू B/22 इजिकल टू C/42। हमने 11 को उधर लेके चला गया। तो ये हमारा हो गया रिस्पेक्टिव रिलेशन। समझ में आया, बहुत ईजी, प्रॉपर्टी लगाना है चुपचाप, उसके बाद आपका सॉल्व होते जाएगा। इफ सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट ऑफ इवन पावर इन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब टू एक्स टू द पावर 2n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 टू एक्स टू द पावर 2n इज 61, देन n इज इक्वल टू, हमें निकालना है n का वैल्यू, और यहाँ पे हमें ये एक्सपेंशन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि पहले हम जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसको आप जनरल इक्वेशन में तोड़ो। ठीक है, जनरल इक्वेशन में मान लो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डॉट 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 माइनस डॉट 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 हो गया, और यहाँ पे क्या दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इक्वल टू, इसका जनरल टर्म मान लेंगे A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस एक्सपेंशन के फॉर्मूला से। ठीक है, आप तोड़ेंगे तो ऐसा आएगा। अब क्या करो कि x के यहाँ पे 1 रख दो। ठीक है, x के यहाँ पे 1 रख दो। 1 जब रखोगे आप तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 इंटू टू द पावर n 2n प्लस 1 इज इक्वल टू A0 A1 A2 प्लस A2n। ठीक है, इसको 1 मान लो। ठीक है, 1 मान लिया हमने। अब पुट x इज इक्वल टू -1 रख दो। ठीक है, पहले 1 फिर -1। जब -1 रखेंगे हम तो यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्लस होते जाएगा सब, और जब +1 उल्टा हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू 1। इसका क्या कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 वैल्यू हो जाएगा, और 1 जब हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं A0 माइनस A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस A2n, इसको 2 मान लो। ठीक है, अब जो फिर 1 और 2 पे क्या हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे। अब 1 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर दोगे तो हमारा इधर कितना आ जाएगा 2 इंटू A0 प्लस ही 2 प्लस डॉट डॉट राइट, कहाँ जहाँ तक जाना होगा, और इधर हो जाएगा 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 2A0 प्लस A2 प्लस, बहुत ईजी है, बस आपको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते जाना है। आपको आंसर ये आ जाएगा 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 61 हमारा दिया गया है, और n यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 30। समझ में आया, बहुत ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे n का वैल्यू हमें निकालना था। ठीक है, उसका जो है यहाँ पे दिया गया है कि 2 इतना मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 61, तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू दिया गया है हमें 61। तो यहाँ से कितना आ जाएगा n 30 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या दिया गया 2 इंटू इतना इज इक्वल टू 61, तो यहाँ पे हमने 2 इंटू 1 61 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे ये समझ में आया आपको कैसे हमने लिया, यहाँ से 2 हमने कॉमन लिया तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 61 होगा ना। जैसे 4n प्लस 2 रहेगा तो इतना होगा। ठीक है, उसके बाद 2 कॉमन लगेगा तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 61 हो जाएगा। तो बस इसको प्रॉपर्टी लाके सॉल्व कर देना है, सब में प्रॉपर्टी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, लेट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 एंड x टू द पावर 2 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 6 प्लस x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 6 इज अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसमें क्वाड्रेटिक वाला भी इसमें लगेगा मेथड। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाला भी लगेगा इसमें मेथड, और इसमें एक्सपेंशन वाला तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सपेंशन को तोड़ो। ठीक है, एक्सपेंशन हमारा क्या दिया गया है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 6, और दिया गया x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस टू द पावर 6। अब इसको सबसे पहले एक्सपेंशन तोड़ो, एक्सपेंशन के हिसाब से, एनसीआर के हिसाब से। ठीक है, एनसीआर के हिसाब से अगर तोड़ोगे इसको दोनों को तोड़ के अगर ऐड करोगे तो ये आपको आ जाएगा 2
या दोनों को आप ये भी लिख सकते हो 2 6 C0 x टू द पावर 6 प्लस 6 C2 x टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 टू द पावर 6C4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 66 लास्ट टाइम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3 ऐसे ही हो गया। और ये कितना के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फिर 2 एक्स टू द पावर 6 प्लस 15 एक्स टू द पावर 6 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 6। ये आपको हो जाएगा, हाँ हो जाएगा ना। उसके बाद यहाँ से क्या लिखोगे कि 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 32 एक्स टू द पावर 6 माइनस 48 एक्स पावर 4 प्लस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये होगी आपको। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा लगा दो, अल्फा और बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लगा देना, तो अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, अल्फा आ जाएगा हमारा -96 और बीटा हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, बीटा कितना हो जाएगा, बीटा कितना जाएगा 36 हुआ ना, 36 18 टू 36। चलिए 18 स्क्वायर। इसका देखिए अब जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 4 बोला है, तो एक्स टू पावर 4 का कितना जाएगा 96 और वाई का 36 हो जाएगा। अब अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -96 प्लस -36, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -132। हो गया आंसर। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे माइनस है, ध्यान देना, ये नहीं प्लस ले लेना, इसको माइनस है आपको, ये माइनस, समझ में। चलिए ये हमारा क्या इजीली सॉल्व है यहाँ पे क्वेश्चन, एक्सपैंड कर देना, सॉल्व कर देना। क्वेश्चन फॉर्म में दिया गया कि इफ 36CR+1 इंटू के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 35C3 इंटू 6 द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आर के वेयर के बिलोंग्स टू आई। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हमें निकालना है। ठीक है, क्या दिया गया हमें 36CR1, तो इसको हम लिख सकते हैं 36/R+1 इंटू क्या गया है 35CR इंटू के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 35CR दिया गया है हमारा। ठीक है, 36CR1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 36CR+1 क्या लिख सकते हैं 36/R+1 इंटू 36CR, इतना। ठीक है, NCR के फॉर्म में तोड़ने पे, ठीक है, इतना लिख सकते हैं 35CR। तो उसके बाद 35CR कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा के स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा R+1/6 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये बच जाता है हमारा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से लिख सकते हैं के स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + R+1/6। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा के या तो के, देखिए के यहाँ से क्या हो सकता है, के यहाँ से हो सकता है कि R, पहले मान लो कि R कैन बी 5 या 35 हो सकता है। ठीक है, R जो है 5 या 35 हो सकता है, ये दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, अब जो यहाँ से R और 35 हो सकता है, तो पहले R का वैल्यू 5 ले लो, तो R का जब वैल्यू 5 लोगे अगर आप, तो इससे K का वैल्यू कितना हो जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा +-2। अगर R का वैल्यू 35 लोगे तो इससे K का वैल्यू कितना आ जाएगा +-3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ऑर्डर पेयर कितना हो गया 2 2 4 हो गया हमारा पास, हेंस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 4। कैसे ऑर्डर फिर 4 हो गया, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, कि 36, देखिए 35CR इंटू के स्क्वायर माइनस 3 है और 35CR कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम उधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, उसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे सॉरी 36 होगा ना, 36 होगा ना, हाँ 36। तो उसके बाद हम जो ये जो है इसको उधर लेके जाएंगे, तो हम ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो R+1/36 हो जाएगा। तो के स्क्वायर -3 इज इक्वल 36 R+1/36 हो गया, उसमें से 3 को हमने उधर लेके चल गया इक्वल टू के, तो प्लस में हो गया। तो R जो है या तो 5 होना चाहिए या तो 35 होना चाहिए, तभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो जब R इज इक्वल टू 5 या 35 रखेंगे हम लोग, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू +-2 या फिर k इज इक्वल टू +-3। ऑर्डर फिर मतलब हो गया 4 पेयर हमारे पास हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन 1 + x टू द पावर 10 + x इंटू 1 + x टू द पावर 9 + x टू द स्क्वायर इंटू 1 + x टू द पावर 8 + x टू द पावर 10।
फिर से यहाँ पे हमें एक्सपेंशन से निकालना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इजी यहाँ पे है, ठीक है। देखो डायरेक्ट यहाँ से लिखो 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 दिया गया है, तो पहले 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 लिखो, चूँकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना 7 निकालना हमें, तो 7 टर्म हम निकालेंगे यहाँ, ठीक है, 7th टर्म निकालेंगे। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम बाई में क्या ले सकते हैं, डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है, एक्स, ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई अगर करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 माइनस एक्स टू द पावर 11, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हो गया 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स हो गया हमारा। उसके बाद ये कितना के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 कैंसिल होकर क्या हमारा बच जाएगा एक्स टू द पावर 11, ठीक है। सो कोएफिशिएंट हमें निकालना है, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7 इज 11c7 इज इक्वल टू 11c4 इज इक्वल टू 340 330 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये सॉल्व करो तो 330 हो जाएगा आपको। 11 कोएफिशिएंट ऑफ 11c7 निकालना है हमें, तो यहाँ पे 11c4 हो जाएगा हमारा, और 11c4 का क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी है, समझ में आया कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 7 का, ठीक है। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ एक्सपैंड करना होता है और बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया इन द एक्सपेंशन ऑफ x बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई एक्स साइन थीटा टू द पावर 16 इफ I1 is the least value of the term independent of x when theta is greater than equal to pi by 8 but less than equal to pi by 4 and I2 is the least value of the term independent of x when theta is greater than equal to pi by 16 and less than equal to pi by 8 then the ratio निकालना है हमें I2 is to I1 is equal to। देखिए बोला गया है कि I1 जो है वो लिस्ट वैल्यू है इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का, ठीक है, और जो हमें जो I2 दिया गया वो लिस्ट वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ x जब थीटा इतना हो, तो थीटा का वैल्यू दिया गया हमारा। सबसे पहले यहाँ पे टर्म निकालो, ठीक है, टर्म निकालो, उसके बाद हमें इंडिपेंडेंट करेंगे। तो टर्म कैसे निकालते हैं, टी आर प्लस 1 से निकालते हैं। उसको क्या ले सकते हैं 16 सी आर एन, हमारा 16 दिया गया, 16 सी आर एक्स बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस आर हो जाएगा इंटू 1 बाई एक्स साइन थीटा टू द पावर आर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, क्या बोला गया I1 इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x बोला गया है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा टर्म हो जाएगा, वो 8 वाले 8 वाले, अगर हम r का वैल्यू 8 रखेंगे अगर, तो यहाँ पे 9 टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा x से, ठीक है। इंडिपेंडेंट होगा तो r इज इक्वल टू 8 पे इंडिपेंडेंट होगा, टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा तो यहाँ से T9 हो जाएगा हमारा, T9 क्या हो जाएगा 16c 8 1 बाई साइन थीटा कॉस 8 कॉस टू पावर 8 थीटा, ठीक है, ये इतना होगा, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि T9 इज इक्वल टू 16c 8, एक पहले तो सॉल्व कर लो पहले अच्छे से, पावर 8 बाई साइन थीटा टू द पावर 8, ठीक है, साइन 2 थीटा टू द पावर 8, ये साइन 2 टू द पावर 8। सो अब क्या दिया है कि जो थीटा जो है वो लाई कर रहा है हमारा पाई बाई 8 से पहले में पाई बाई 4 तक, ठीक है। तो पाई बाई और जो है इसका I1 है बोला गया हमारा, तो I1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16c8 टू द पावर 8 थीटा का वैल्यू रखोगे तो, ठीक है, क्योंकि सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ I1 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पाई बाई 4 है हमारा, थीटा का वैल्यू दिया गया, ठीक है। अब जो है थीटा किस पे लेना है हमें, थीटा जो है वो पाई बाई 16 से पाई बाई 8 लेना है हमें। तो पाई बाई 16 से पाई बाई 8 लेंगे तो I2 कितना आ जाएगा हमारा, I2 हो जाएगा 16c8 टू द पावर 8 1 बाई रूट अंडर 2 टू द पावर 8, ठीक है, और इसका वैल्यू हो जाएगा 16c8 टू द पावर 8 इंटू 2 टू द पावर 4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि सिंस मिनिमम वैल्यू ऑफ L2 एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई क्या है हमारा 8, ठीक है। अब इससे क्या हो जाएगा हमारा L2 बाई L1 दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों डिवाइड करने कितना था 18c8 टू द पावर 8 टू द पावर 4 बाई 18c8 टू द पावर 8, सॉरी 16 हो गया यहाँ पे 16 चलिए, तो इतना का सॉल्व करोगे आपको तो आएगा आपको 16, ठीक है, समझ में आया।
हो गया आंसर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है हमें कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ इतना, ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म निकालना एक्सपेंशन के करना है किसका, तो रूट अंडर 3 8th रूट ऑफ 5 टू 256 ये दिया गया हमारा रूट अंडर 3 प्लस 5 8th रूट ऑफ 5 टू 256 ठीक है। चलिए इसको पहले हम तोड़ेंगे। रूट अंडर क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं प्लस 5 टू द पावर 8/2 लिख सकते हैं 1/8 ठीक है। 8th रूट दिया गया है, ठीक है, 8th रूट दिया गया तो इसको 256 लिख सकते हैं। अब देखिए हमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म निकालना है, हमें टर्म निकालना है तो टी आर प्लस 1 टर्म पहले निकालेंगे हम इज इक्वल टू 256 NCR रूट अंडर 3 टू द पावर 256 माइनस आर इंटू, ठीक है, इंटू 5 टू द पावर r/8 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 टू द पावर r/8 हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए क्या बोला गया कि अगर इंटीग्रल टर्म होना चाहिए तो फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल टर्म 256 माइनस r/2 और r/8 जो होगा r/8 रूट को हमने 1/2 ले लिया और जो ये होना चाहिए आपको पॉजिटिव होना चाहिए बहुत, ठीक है, बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव जब होगा तो हमारा r कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या 8 होना चाहिए या 16 होना चाहिए या 256 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए। ये हम रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा हमारा, तो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद यहाँ से आप लिख दो, इसका वैल्यू रख दो यहाँ पे 256 इज इक्वल टू 0 प्लस n-1 8, ठीक है, यूजिंग Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इन डी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा हुआ फॉर्मूला है यूज होता है, आपने पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला को पता होगा n टर्म का। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 256/8 इज इक्वल टू n-1 आता है और इससे n का वैल्यू निकल जाएगा हमारा, क्या निकलता है 256/8 प्लस 1 और n का वैल्यू हमारा आता है 32 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 33। चीज़ आंसर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। आपको सिर्फ एक्सपेंशन लगाना होता है और प्रॉपर्टी लगाना होता है, सारे क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 पे हमारा है इफ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द नंबर 2^403/15 इज k/15 देन k इज इक्वल टू, फ्रैक्शनल पार्ट बोला गया एक नंबर का k/15 है तो k का वैल्यू क्या होगा, तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पे हमें दिया गया 243/403/15 इज इक्वल टू 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और यहाँ पे 2 टू द पावर 400 लिख सकते हैं, दोनों ऐड को क्या हो जाएगा नीचे ऐसे 15 लिख देना, ठीक है, एक्सपेंशन करने के लिए। और इसको हम लिख सकते हैं 8 × 1 + 15 टू द पावर 100 लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं 16 टू द पावर 100 कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 400 उसको भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, हमने तोड़ दिया यहाँ पे। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 होता है ना, और 2 टू द पावर 3 8 होता है, उसके बाद 15 हो जाएगा यहाँ से। अब इसको क्या करो कि एक्सपैंड कर दो 8 × 100C0 प्लस 100C1 15 प्लस 100C2 15 स्क्वायर ये चलता जाएगा, ठीक है, बाय 15 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब क्या बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, 8/15 लिख दो इसको, 8/15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 8 × 100 C1 15 प्लस 100 C2 15 का स्क्वायर प्लस 100 हो जाएगा हमारा, ठीक है। नाउ इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारा देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर 8 आ रहा है, ठीक है, तो रिमाइंडर इज 8 और यही रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगा हमारा k का, ठीक है, k/15 8/15 k का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा हमारा, समझ में आया, k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा आंसर। फिर से हमने यहाँ पे एक्सपैंड किया, सिर्फ एक्सपेंशन है और कुछ नहीं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2/x + x to the power log x base 8 to the power 6 where x is greater than 0 is 20 × 8 to the power 7 then a value of x का एक वैल्यू बताना है हमें। यहाँ पे बोला गया क्या कि हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन का फोर्थ टर्म जो है वो क्या दिया गया है 20 × 8 to the power 7, तो उसके बाद हमें निकालना है x का वैल्यू, ठीक है। फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म मतलब T4 बोला जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया T3 + 1 हो गया। और एक्सपेंशन क्या दिया गया है, एक्सपेंशन दिया गया है 6 से 3 2/3 का क्यूब 2/3 का क्यूब
एक्स लॉग 8 एक्स 3, ठीक है। 20 टाइम्स ए टू द पावर 7, हाँ बोला गया क्वेश्चन में, कितना आ जाएगा 160 बाई एक्स क्यूब इंटू एक्स टू द पावर 3 लॉग बेस 8 एक्स, ठीक है। ये बोला गया, ये हमें बोला गया कि फोर्थ टर्म इतना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 8 टू द पावर 6 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग बेस 8 और x, ठीक है, लॉग x 3 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है 3, ठीक है। सॉरी ऐसा नहीं होगा ना, उसके बाद हम इसको एक्स टू पावर 3 को जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा, ये स्टेप नहीं होना चाहिए, इसको मैं रेज करता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तब कितना आएगा आपको, एक मिनट, इसको सॉल्व करने पे आपको आ जाएगा एक्स 8 टू द पावर 6 हो गया हमारा, ठीक है। 8 हम एक 8 हमने उधर ले लिया, 8 टू द पावर 6 हो गया। उसके बाद कितना, एक्स टू द पावर लॉग माइनस करेंगे अगर तो डिवाइड न्यूमरेटर में ले जाएंगे, अगर एक्स टू द पावर 3 को तो कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर लॉग बेस 2x, ठीक है, बेस 2x। 8 को जब हमने बाहर लिया तो कितना हो जाएगा लॉग 2x, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना, -3, ठीक है, -3 उसमें ही पावर में ही, और इसका आ जाएगा टू द पावर 18 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर लॉग बेस 2x माइनस 3 हो जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 18 इज इक्वल टू लॉग x बेस 2 माइनस 3 इंटू लॉग x बेस 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो कि log x को मान लो t, ठीक है, log x बेस 2 को हमने मान लिया t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 18 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 से इतना आ जाएगा। इसको जब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के फॉर्म में तोड़ोगे तो एक्सपेंशन, तो इसका आ जाएगा t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या तो फिर क्या हो जाता है t इज इक्वल टू 6 हो सकता है, या फिर t इज इक्वल टू -3 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉग का वैल्यू कितना आ जाएगा, लॉग 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो सकता है 26 विच इज इक्वल टू 8 टू द पावर 2, ठीक है, 2 द पावर 6 होगा, 8 टू द पावर 2 भी हम इसको लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, लॉग 2x इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 द पावर -3 विच इज इक्वल टू 8 द पावर -1, ठीक है आंसर, ठीक है। तो x का वैल्यू हमें कितना आ गया, या तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देन वैल्यू ऑफ देन वैल्यू ऑफ x, तो 8 टू द पावर 2 या फिर 8 टू द पावर -1, कोई एक वैल्यू दिया रहेगा वहाँ पे ऑप्शन में, और उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर देना, कोई सा भी एक होगा, ठीक है, जो ऑप्शन में रहेगा, इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं हम लोग। तो यही हो जाएगा आपको 9th का। आते हैं हम 10th में क्या दिया जाएगा कि इफ NCR डिनोट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n things taken r at a time, then the expression NCR plus 1 plus NCR minus 1 plus 2 into NCR is equals, NCR जो है वो डिनोट्स कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स और टेकन r एट अ टाइम डिनोट कर रहा है। और ये जो है आपको एक्सपेंशन जो दिया गया हमारे पास दिया गया है वो दिया गया है NCR प्लस 1 NCR माइनस 1 प्लस 2 इंटू NCR, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, देखिए बहुत ज़्यादा इजी, देखिए पहले सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या दिया गया, NCR प्लस 1 प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR दिया गया है, इसको 2 इंटू है तो इसको हम 2 और तोड़ दिया। अब इसका हम क्या ले सकते हैं, n प्रॉपर्टी से क्या ले सकते हैं, n प्लस 1 CR माइनस 1 ले सकते हैं इन दोनों को, उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा n प्लस 1 CR हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, ये दोनों का। तो ये दोनों जो हो ये हो गया, तो हम यहाँ से फिर दोनों को ऐड करने वाला प्रॉपर्टी लगाते होते हैं n प्लस 2 CR प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो हमारा एक्सपेंशन का वैल्यू निकालना, तो प्रॉपर्टी निकाल के आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर्टी ला के यहाँ पे आप जल्दी से इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मुझे यही 10 क्वेश्चन करवाना थे और यही कॉन्सेप्ट करवाना थे। तो आई होप इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। और आपने मुझे इंस्टा पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पर जाके फॉलो कीजिए। आपका सारा डाउट, आपका सारा डीएम्स का मैं रिप्लाई खुद करता हूँ
तो बस दोस्तों इस लेक्चर में यही था। मिलेंगे हम किसी और लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हम मिलते हैं उस चैप्टर के साथ, तब तक लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने फिजिक्स का क्रैश कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कीजिए, और अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।